हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश। फाइनेंशियल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम रेंट पर रहें या अपना घर परचेस करें, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जो लोग बिग सिटीज़ में रहते हैं। सो आज हम इस टॉपिक पर जो डिस्कस करने वाले हैं उसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। हम प्रैक्टिकल अप्रोच से इस टॉपिक को समझेंगे, कैलकुलेशन समझेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे। बट दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं इंसान को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली आपको ज़रूरत होती है रोटी, सेकंड कपड़ा और तीसरा मकान। अगर हम मकान की बात करें तो सबको अच्छा लगता है कि हमारा एक ड्रीम हाउस हो, बड़ा सा घर हो, उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, सब कुछ हो उस घर में। और ये एक सोशल स्टेटस वाली बात भी है दोस्तों। हम बात करते हैं ना अपने दोस्त ग्रुप में, अरे यार उस बंदे ने 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, उस बंदे ने 4 BHK परचेस किया है, इसने अपना घर बनाया और किचन में 20 लाख रुपए का उसने काम कराया है, इंटीरियर पे इस बंदे ने जो है 50 लाख रुपए खर्च करे हैं। ऐसे सब हम बात करते हैं तो ये सोशल स्टिग्मा भी है दोस्तों। तो इसलिए इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू। गुड़गांव में एक फ्लैट है जिसकी कीमत है अराउंड 1 करोड़, और वो जो रेंट पर दिया हुआ है जिस बंदे को, वो देता है 25,000 रुपये। तो जो रेंट पर रहने वाला बंदा है वो ये सोच रहा है कि मैं 25,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, और अगर साल का जो हो गया ये 3 लाख हो गया। अगर इस बंदे को, जो इसका ओनर है, उसको रिकवरी करनी हो अपने फ्लैट की, तो लगभग 33 ईयर्स लगेंगे उसको रिकवर करने के लिए। तो इससे तो मेरे को भी बेनिफिट है। और जो अगर मैं इस फ्लैट को परचेज़ भी करूं तो लगभग इसके लिए मुझे 40 से 45,000 रुपये की EMI देनी पड़ेगी, और जो सेविंग होगी उसको मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करूंगा। क्या बट ऐसा होता है? ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों। और अगर हम ओनर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 10 से 15 साल में उस प्रॉपर्टी की कीमत भी तो बढ़ेगी। वो प्रॉपर्टी की कीमत हो सकता है 10 से 15 साल में 2 से 3 करोड़ रुपए हो जाए। तो सब चीज़ों की एक अपनी एस्पेक्ट होती है, और हम इन्हीं एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं आगे के पार्ट। आगे के वीडियो में मैं आपको राहुल नाम के एक बंदे का रियल टाइम एग्जाम्पल देने वाला हूँ। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको दोनों ऑप्शंस का एडवांटेजेस समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने घर के एडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है सेंस ऑफ प्राइड एंड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। इससे बढ़िया कोई एडवांटेज नहीं हो सकता दोस्तों। जो अपने घर की फीलिंग होती है ना, वो एक अलग ही होती है। वो रेंट पे नहीं मिल सकती। रेंट पे तो ऐसे ही लगता है कि बस दूसरे के घर में रह रहे हैं। इसमें अपने घर की फीलिंग एक अलग ही होगी। सेकंड है, रेंट इज़ एन एक्सपेंस। तो आपने खर्चा कर दिया, कुछ वापस नहीं मिलने वाला उसमें, आपको चला गया पैसा, मिलेगा नहीं। तीसरा जो एडवांटेज होता है, रेंट जो है हर साल या दूसरे साल बढ़ता रहेगा। वो आपको जो है आपके ओनर के रिलेशन के हिसाब से बढ़ता ही रहेगा, कभी 10%, कभी 5%। तो अपने घर में ये झंझट नहीं मिलेगा आपको। अपने घर की आप EMI पे कर रहे हो, आपको पहले से पता है कि मुझे 40,000, 50,000, 20,000 जो भी पे करना है, फिक्स पे करना है। फोर्थ है, अगर आप रेंट कर पे रहते हो तो आपको बार बार घर चेंज करना पड़ेगा। कोई भी ओनर आपको 5-10 साल के लिए देगा नहीं अपना घर, और उसका भी तो एक खर्चा होता है। आप बार बार पैकिंग करोगे, बार बार अनपैकिंग करोगे, लोडिंग करोगे, अनलोडिंग करोगे, मूवर्स पैकर्स वालों को दोगे, तो एक खर्चा ये भी तो है। और चौथा, पांचवा जो सबसे बढ़िया आपका है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया मानी जाती है अपने देश में। अपन तो यही मानते हैं कि गोल्ड जो है और रियल इस्टेट है, इनके पैसे तो कभी गिरने वाले नहीं, हमेशा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये भी एक एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेंटिंग। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है रेंटिंग में, EMI का बर्डन नहीं है। 1 करोड़ का फ्लैट पे आपको 20 से 22,000 रुपये की रेंट पर पड़ती है, बट EMI बनेगी 40 से 50,000 रुपये की। अगर किसी की सैलरी 70-80 हज़ार है तो भाई 40-50,000 रुपये देकर वो बाकी खर्चे कहाँ से करेगा, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब करेगा।
तो सबसे बड़ा एडवांटेज रेंटिंग का यही है। सेकंड जो एडवांटेज है रेंटिंग की, वो ऐसे अच्छी है कि अगर आपकी जॉब गुड़गांव में है और आपका घर जो है वो गाज़ियाबाद में है, तो आपको बहुत डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और सपोज़ करो आपके बच्चे हैं और उनकी स्कूलिंग दिल्ली में है, तो आप रेंटिंग पे हैं तो आप अपना घर चेंज कर सकते हो। आप दिल्ली में रेंट पर रह सकते हो तो गुड़गांव भी पास पड़ेगा, बच्चों के लिए भी पास होगा। और सपोज़ करो आपकी जॉब तो गुड़गांव में ही है, बट आपकी वाइफ की जॉब कहीं चेंज हो जाए, तो आप उनको कंफर्ट देने के लिए अपना घर चेंज कर सकते हो, बच्चों के लिए कंफर्ट देने के लिए आप घर चेंज कर सकते हो। तो आप अपने बेनिफिट के हिसाब से अपना घर चेंज कर सकते हो। सबसे अच्छा बेनिफिट है ये रेंटिंग का। दोनों ऑप्शंस के एडवांटेज देखने के बाद एक रियल टाइम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बंदा है राहुल, वो लगभग 13 साल पहले घर से निकला, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट किया बेंगलोर से, जॉब लगी बेंगलोर में, फिर मूव हुआ वो मुंबई, फिर हुआ वो नोएडा, गया फिर अहमदाबाद, फिर हैदराबाद, नाउ सेटल्ड है वो पुणे में। अब उसकी जो है शादी होने वाली है, तो बंदा सोच रहा है कि मैं अपना घर ले लूँ। अब मैं सेटल हूँ पुणे में, यहाँ से जॉब भी जल्दी चेंज नहीं करूँगा और मैं अपना एक नया घर ले सकता हूँ। क्या ये डिसीज़न सही है? इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मिलता है ना दोस्तों, वो मिलता है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कि भाई जब तू ईएमआई अफोर्ड कर सकता है तो अपना घर लेना, रेंट पे लेके एक्सपेंस क्यों कर रहा है? उसका कोई रिटर्न तो मिलने वाला ही नहीं है। तो हम इसको राहुल के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब राहुल जो है वो 2 BHK में रहता है, जिसकी कीमत है लगभग 1 करोड़ रुपए। अब उसका रेंट का अमाउंट है 25,000 रुपीज़। तो अगर उसको सेम ईएमआई चाहिए जो इक्वल हो रेंट के, तो या तो उसको सस्ता घर का परचेज़ करना पड़ेगा, और उसको सेम ही घर परचेज़ करना पड़े तो वो ईएमआई पे करेगा लगभग 50 to 60,000 रुपीज़ की, जो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोर देन डबल है उसके रेंट अमाउंट की। तो ये जो है, अगर हम बात करें अपना ड्रीम होम और अपना घर, एक्चुअली में होम लोन के साथ आपकी रेसिपी बन जाता है मेंटल स्ट्रेस के लिए। सबसे पहली चीज़, उसकी ईएमआई आपकी 50 से 60 हज़ार की हो गई। अगर उसकी सैलरी 1 लाख है और मोर देन 50-60% की वो ईएमआई पे कर दे, तो सोचो कितना बर्डन है। सेकंड थिंग, डाउन पेमेंट के लिए कम से कम उसको 20 से 25 लाख रुपए चाहिए। अब सपोज़ करो सारी फाइनेंशियल एसेट्स मिलाने के बाद भी अगर वो 15-17 लाख जमा कर पाया, तो वो 6-7 लाख रुपए किससे लेगा? अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से। तो अगेन एक और स्ट्रेस। ऑल्दो ठीक है कि टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, बट वो तो रेंट में भी मिलता है एचआरए के थ्रू। सो शुड वी ऑलवेज लिव ऑन रेंट? नहीं दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। अपना घर खरीदें बट सही टाइम पर, और जब तक रेंट पर रहें। बट ये कब करने वाले हैं, कब कर सकते हैं आप, इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। फ़िलहाल हम एक कैलकुलेटर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आपको होम परचेज़ करने के एडवांटेजेस कब मिलना स्टार्ट होते हैं और कब तक आपको रेंट पर रहने के एडवांटेज होते हैं। हम राहुल का ही एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसको परचेज़ करनी है प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, 20 लाख मतलब 20% का उसने डाउन पेमेंट किया है। लोन अमाउंट उसका 80 लाख हो गया। बेस्ड ऑन अच्छे सिबिल स्कोर 6.75% का मेजर बैंक्स ऑफर कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो वो हमने कंसिडर किया है 6.75%। तो अगर हम इसकी ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू अराउंड 61,000। टैक्स ब्रैकेट हमने 30% कंसिडर किया है, हमने स्लैब्स कंसिडर नहीं किए हैं, इसमें एक रेट लिया है 30%। सो इफेक्टिव रेट कम्स टू 4.73%। तो इफेक्टिव ईएमआई बनती है अराउंड 52,000। इस केस में राहुल का टोटल इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो होगा अराउंड 44 लैक्स।
अब क्योंकि घर पर वो अकेला रह रहा है, खुद रह रहा है, तो उसका मेंटेनेंस पर मंथ होगा अराउंड 2000। एनुअल इंक्रीज हमने कंसिडर किया है 6% का, तो अराउंड 9 लाख रुपीज़ का उसकी टोटल मेंटेनेंस होगी फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। उसकी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट, प्रॉपर्टी प्राइस एंड द मेंटेनेंस, दैट कम्स टू अराउंड 1.5 करोड़। अब क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, ये अजम्पशन लेते हैं 6% की, सो तो उसकी वैल्यू जो आती है आफ्टर 20 ईयर्स दैट कम्स आउट टू अराउंड 3.2 करोड़। तो राहुल की जो सेविंग होती है वो होती है अराउंड 1.6 करोड़। अब राहुल का रेंटिंग वाला सिनेरियो देख लेते हैं। उसको 25,000 पे करना है रेंट में। 30% जो हमने टैक्स ब्रैकेट कंसिडर किया था बाइंग के टाइम पर, वही सेम रखते हैं यहाँ भी। तो इफेक्टिवली मंथली रेंट जो होगा उसका 17,500 होगा। अब उसका इफेक्टिव एनुअल रेंट जो होगा वो होगा 2,10,000। अगर हम मान के चलते हैं उसका 5% इंक्रीज होता है, मेजर बिग सिटीज़ में 10% एनुअली इंक्रीज होता है, बट मोस्टली लोग अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं तो एवरी ईयर ओनर्स इंक्रीज नहीं करते। तो हमने मान के चला है कि 5% एवरेज एनुअल इंक्रीज होगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ जो रेंट होगी वो होगी अराउंड 70 लैक्स। नाउ राहुल हैज़ पेड 20 लैक्स एज डाउन पेमेंट। तो उसकी मंथली जो सेविंग होगी बिकॉज ऑफ रेंट, डिफरेंस इन रेंट एंड EMI, वो होगी अराउंड 36,000। अब हम मानकर चलते हैं कि इस मंथली सेविंग को और डाउन पेमेंट को राहुल ने इन्वेस्ट किया 20 ईयर्स के पीरियड जो हमने कंसिडर किया था, और उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8% का। हमने थोड़ा कम एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करेगा, कभी उसको 1% कहीं 2% होगा और कहीं अच्छा होगा, तो हमने 8% लिया है। वैसे भी जब कंट्री डेवलप होती है तो एवरेज रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो हम ये भी मान कर चलते हैं कि इंडिया में आज इंडिया जैसे डेवलप होगा तो इक्विटी में और बाकी जगह भी उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कम होंगे 8 to 10%। तो हमने 8 लिया है इसके लिए। तो फ्यूचर वैल्यू जो होगी डाउन पेमेंट की वो आएगी अराउंड 93 लैक्स, एंड मंथली सेविंग की जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 1 करोड़ 33 लाख। तो टोटल नेट सेविंग जो होगी राहुल की रेंट के केस में होगी अराउंड 1 करोड़ 57 लाख रुपीस। तो अब अगर हम दोनों सिनेरियो को कंपेयर करें तो वहाँ पर बाइंग के सिचुएशन में राहुल को बेनिफिट था 1 करोड़ 68 लैक्स का, और रेंटिंग के केस में उसको सेव हो रहा है 1 करोड़ 57। सो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे वहाँ पर राहुल का डिसीजन होगा कि वो बाय करने में ज़्यादा बेनिफिट लेगा। हाउएवर दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। अगर आप इस पीरियड को शॉर्ट कर दें, आप इसको 5 ईयर्स में चेंज कर दें, सो यू विल सी कि उसकी बाइंग में जो बेनिफिट होगी वो सिर्फ 22 लैक्स होगी, जबकि फॉर द सेम पीरियड यहाँ पर लगभग उसको 1 करोड़ 10 लाख का बेनिफिट होगा। बट अगर हम उसको फिर से 20 ईयर्स कर दें और इस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को हम 12% कर दें, तो यहाँ देखिए उसको कितना हो रहा है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए का फ़ायदा। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारे रिटर्न्स कैसे हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है कि EMI का डिफरेंस और रेंट का डिफरेंस जो है 35,800 का, उसको राहुल पूरा इन्वेस्ट कर देता है। बट रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। अगर 35,000 बचते हैं तो क्या पता राहुल सिर्फ 15 या 20,000 ही इन्वेस्ट करे और 15,000 खर्च कर दे किसी और चीज़ पर, कार परचेज करने पर। सो ये कैलकुलेटर एक सिर्फ इंडिकेशन है, और इस कैलकुलेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। सो मैं बोल रहा था कि सिर्फ इंडिकेशन है, ये आपको थोड़ा इंडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है कि किस में क्या बेनिफिट है अगर आपके इनपुट्स मैच होते हैं तो। ऑल्सो बाइंग का जो सिचुएशन है, अगर जो हमने पहले भी देखा 5 ईयर्स हम जब करते हैं और इसको अगर हम 8% ही पर कर देते हैं तो यहाँ पर राहुल को बेनिफिट बहुत कम होता है। तो
बाइंग वाली सिचुएशन में जनरली कम बेनिफिट होगा अगर पीरियड छोटा है, बट अगेन ये मार्केट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है और रियल एस्टेट बूम कर रहा है और प्रॉपर्टी ऐसी जगह सिचुएटेड है जहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये बेनिफिट रहेगा बाइंग करने में। सब कुछ डिस्कस करने के बाद इट्स टाइम टू कंक्लूड। तो हमें क्या फैक्टर कंसिडर करने चाहिए बिफोर बाइंग ए होम, ये हम फाइनली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी जॉब में आपकी अर्निंग कितनी है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा कि आप कितने लाख का, कितने करोड़ का, कितनी वर्थ का फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड है आपका मार्केट कंडीशन। तो आपको पहचानना है कि मार्केट में कंडीशंस क्या है, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा है या नीचे जा रहा है। अगर बूम हो रहा है तो आपको रिस्क बढ़ जाता है कि आप ओवर प्राइस फ्लैट परचेस करें। थर्ड फैक्टर है आपका नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। तो आपको समझना होगा कि आपकी जॉब में रिस्क कितना है। आपको जॉब जाने का डर है तो आपको सोचना होगा आपको फ्लैट परचेस करने के बारे में सही डिसीजन है या नहीं। फिर आपको ये भी देखना है कि आप कितने टाइम तक एक सिटी में रुकने वाले हैं। अगर आप राहुल की तरह बार बार मूव करते हैं, कभी पुणे, कभी बेंगलोर, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, तो आपके लिए अपना फ्लैट परचेस करने का डिसीजन सही नहीं। एंड लास्ट में दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑन सम रिसर्च कि आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स की सेविंग है वो मिनिमम 50% होनी चाहिए जितने का आप होम परचेस करने का सोचें। तो अगर हम राहुल का एग्जांपल लें, ही इज़ थिंकिंग टू बाय ए फ्लैट वर्थ 1 करोड़, तो उसके पास मिनिमम 50 लाख रुपीज़ की सेविंग होनी चाहिए उसके फाइनेंशियल एसेट्स में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या उसके एफडी हो या उसके पास बैंक अकाउंट हो। मिनिमम 50 लाख हो। ऑल्दो वो पेमेंट तो करेगा 20-25% ही, मतलब 20 लाख या 25 लाख रुपए ही डाउन पेमेंट में, बट उसको फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क कम कर देगा। क्योंकि अगर उसकी गलती से जॉब चली जाए या और कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाए तो उसके पास पैसा है पे करने के लिए। इसलिए आपको मिनिमम 50% का अपना सेविंग रखना होगा, तब आप फ्लैट परचेस करने के बारे में सोचें। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है कि राहुल 1 करोड़ का फ्लैट ना लेकर 60 से 70 लाख रुपए वाला फ्लैट ले। थोड़ा उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल में, बट जब वो ग्रो हो करियर में, मान लिया उसने प्रमोशन मिलेगा, उसकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, तो 5-7 साल में इस फ्लैट की भी कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी और उसके बाद वो बंदा नया फ्लैट परचेस कर सकता है अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो दोस्तों, ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम फ्लैट परचेस करने के बारे में सोचते हैं। और यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।